Hi partners, good morning. This is your online friend, sales training coach Amber Arontekar, connecting with you all once again in our fortnightly program called Guaranteed Sales Success Smart Selling Solutions. This is the first program in the year 2021. So I'd like to wish you all a very happy new year and may God bless you. May God give you a lot of prosperity, health, wealth and happiness in this new year to come. 2021 में खुदा करे कि आप तमाम लोगों को बहुत सारी सेहत, समृद्धि और खुशहाली हासिल हो. आई एम डेडिकेटिंग आवर प्रोग्राम ऑफ टुडे टू सम स्पेशल ब्रीड ऑफ सेल्स पीपल. जी हाँ, मैं अपने आज के इस प्रोग्राम को सेल्स की कुछ स्पेशल ब्रीड्स को डेडिकेट करना चाहता हूं. ये डेडिकेशन मेरा जाता है लाइफ इंश्योरेंस के तमाम सेल्स वाले लोगों को. ऐसा क्यों? लाइफ इंश्योरेंस स्पेशल क्यों? जी नहीं, लाइफ इंश्योरेंस स्पेशल ये बात तो है ही, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस वालों की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं उनके लिए ये प्रोग्राम इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि जनवरी, फरवरी और मार्च का जो ये JFM का क्वार्टर है, ये लाइफ इंश्योरेंस वालों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वार्टर है. मेरी अपनी जिंदगी के, अपनी कॉर्पोरेट लाइफ के लगभग 11 साल लाइफ इंश्योरेंस के साथ बीते हैं और इसी करके आप देखते हैं कि एक सेल्स वाला बंदा होने के अलावा मैं एक लाइफ इंश्योरेंस वाला सेल्स वाला बंदा भी हूं. मैंने लाइफ इंश्योरेंस को खूब साल जिया है, लाइफ इंश्योरेंस को एंजॉय किया है और क्योंकि मेरे इंश्योरेंस से रिलेटेड सेल्स वाले लोगों के लिए ये बड़ा स्पेशल क्वार्टर है, इसलिए मैंने सोचा आज उनसे सीधी बात की जाए, उनके काम की कुछ बातें की जाए. सो माय डियर फ्रेंड्स, यू नो, दोज ऑफ यू हु आर सेलिंग लाइफ इंश्योरेंस, दिस इज फॉर यू ऑल. ये आपके लिए है. आज मैं बात करना चाहता हूं कि आपके इस सबसे प्रोडक्टिव क्वार्टर को यानी JFM को आप कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं. क्या आप वाकई जनवरी, फरवरी, मार्च के इस क्वार्टर को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं? अगर आप जनवरी, फरवरी, मार्च के इस क्वार्टर को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो आइए आज हम 3 चीजों के बारे में बात करें. पहली चीज कि जनवरी, फरवरी, मार्च में हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए. व्हाट शुड बी आवर स्ट्रैटेजी इन द मंथ ऑफ जनवरी, फरवरी, मार्च. स्ट्रैटेजी थोड़ा सा लार्जर स्कोप वाला वर्ड है. इस अलावा हमारी टैक्टिक्स क्या होनी चाहिए जो शॉर्ट टर्म में हमें काम देंगी और हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए. तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं. अगर आप इंश्योरेंस में जुड़े हुए हैं और जनवरी, फरवरी, मार्च के इस सबसे स्पेशल क्वार्टर का एडवांटेज लेना चाहते हैं तो कुछ फंडामेंटल चीजें आपने सेट राइट करनी होंगी या स्ट्रेटेजाइज करनी. आइए उनके बारे में बात करते हैं. सबसे पहले आप मुझे सोच के बताइएगा कि आप कौन से मुझे माफ कीजिएगा, एक फोन आने की वजह से आपकी और मेरी कनेक्टिविटी थोड़ी सी टूट गई थी. मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जनवरी, फरवरी, मार्च के इस ऑल इंपॉर्टेंट मंथ में आप कौन से टारगेट सेगमेंट को टारगेट करना चाहते हैं. कई सारे लोग कहते हैं कि जो लाइफ इंश्योरेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन होता है $1 मिलियन राउंड टेबल. $1 मिलियन राउंड टेबल के लिए ये सबसे मुफीद महीने हैं, सबसे अप्रोप्रिएट, सबसे कंड्यूसिव टाइम है. तो क्या आप अपना टारगेट मार्केट, अपना टारगेट सेगमेंट राइटली चुन रहे हैं? जैसे मैं कई सारे लोगों को ये एडवाइस देता हूं कि कई सारे इंश्योरेंस के सेलर्स बिजनेस इंश्योरेंस इस टारगेट सेगमेंट को लगभग छोड़ देते हैं. तो क्या आप जनवरी, फरवरी, मार्च में एक बार फिर अपने पुराने कॉल लॉग्स में जाकर चेक करना चाहेंगे कि वो कौन से बिजनेस इंश्योरेंस कॉल्स थे जो आपने ओपन किए थे. और अगर आपने बिजनेस इंश्योरेंस कॉल ओपन किए थे और किसी वजह से, देखिए अमूमन ऐसा होता है कि ये बिजनेस इंश्योरेंस कॉल्स लंबा समय लेते हैं, लेकिन अगर आपने इन बिजनेस इंश्योरेंस कॉल्स को ओपन किया था तो क्या अब आप उन्हें क्लोज करने के लिए एक जोरदार, जबरदस्त हेरक्यूलियन एफर्ट लगाना चाहते हैं. और जनवरी, फरवरी, मार्च का, जैसा मैंने आपसे कहा, ये सबसे कंड्यूसिव टाइम है. तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके ये बिजनेस कॉल्स, ये बिजनेस इंश्योरेंस कॉल्स जनवरी, फरवरी, मार्च में अगर आपने सही तरीका अपनाया तो क्लोज हो सकते हैं. तो पहले हमें अपनी बिजनेस इक्वेशन भी समझनी होगी हमारे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में. बिजनेस इक्वेशन, जी हाँ, आप कितना अर्न करना चाहते हैं. आपकी बिजनेस इक्वेशन या आपकी अर्निंग, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस में हैं तो आपका केस साइज मल्टीप्लाइड बाय आपका केस रेट होता है. यानी आप कितने केसेस क्लोज कर रहे हैं और अमूमन ऑन एन एवरेज आपका पर केस जो टिकट साइज है या केस साइज है वो क्या है.
यानी मान के चलिए आप महीने के 4 केस क्लोज करते हैं और आपका हर एक केस लगभग 1 लाख रुपए का होता है, तो आपने 4 लाख रुपए का प्रीमियम क्लोज करना है। और अगर आपने 4 लाख रुपए का प्रीमियम क्लोज किया तो आप सर्टन टारगेट ऑफ योर टारगेटेड इनकम, सर्टन अमाउंट ऑफ योर टारगेटेड इनकम आप अर्न कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले अपनी बिजनेस इक्वेशन समझिए। देखिए, बड़े टिकट साइज क्लोज करना ये जरूरी नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि बड़े टिकट साइज क्लोज करने वाला बंदा हमेशा कामयाब होगा। सिंपल सी बात है साहब, अगर आप बड़ा टिकट साइज करने वाले हैं तो शायद आपका केस रेट लो होगा, और अगर आप हाई केस रेट करते हैं तो शायद आपका केस साइज लो होगा। लेकिन आप इस पर्टिकुलर क्वार्टर के लिए अपनी स्ट्रैटेजी बड़े डेफिनेट तरीके से डिजाइन कर सकते हैं कि क्या आपको केस रेट पर ध्यान देना है या आपको केस साइज पर ध्यान देना है। डू यू वांट टू गो एंड कीप मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल एंड क्लोज मेनी नंबर ऑफ पॉलिसीज, आप बहुत ज्यादा पॉलिसीज पे ध्यान देना चाहते हैं, या आप बड़े टिकट साइज पर ध्यान देना चाहते हैं। देखिए, ये चॉइस आपका है। आपकी जो सेल्स स्टाइल है वो किस सेगमेंट के लिए सूटेबल है ये आपने तय करना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं अभी आने वाले जो 3 महीने हैं इसमें कौन कौन से स्पेसिफिक टारगेट सेगमेंट्स हैं जिन पर आप फोकस कर सकते हैं। पहला टारगेट सेगमेंट मैंने आपको बताया है बिजनेस इंश्योरेंस। बिजनेस इंश्योरेंस में आपके पास कीमैन इंश्योरेंस होता है, आपके पास एम्प्लॉयर एम्प्लॉय होता है, आपके पास पार्टनरशिप होता है, आपके पास MWPA होता है, आपके पास HUF होता है। ये सारे के सारे वो सेगमेंट्स हैं जिनको अगर आप टारगेट करेंगे इस वक्त तो शायद आपको बड़ा टिकट साइज बड़े आराम से मिल सकता है, क्योंकि मैंने देखा है कई सारे एडवाइजर्स इन सेगमेंट्स को कंप्लीटली इग्नोर किए हुए रहते हैं। इसके अलावा अगर आप बिजनेस इंश्योरेंस नहीं करना चाहते तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो आप पकड़ सकते हैं, वो है पेंशन प्लान का, यानी कि एन्युइटी प्लान्स का सेगमेंट। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ईयर 2004 के बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में भी पेंशन अब एप्लीकेबल नहीं है। जी हां, आपने ठीक सुना, फ्रॉम द ईयर 2004, साल 2004 के बाद किसी भी सरकारी नौकरी में जो बंदे काम करने में जुड़े हैं उनको पेंशन नहीं मिलने वाली। अब अगर आप पेंशन प्रोवाइडर के तौर पे इस सेगमेंट को टैप करें, मानिए आपके पास बहुत बड़ा टिकट साइज आने वाला है, और वर्ल्ड ओवर जो पेंशन प्लान्स का डेटा है, इंश्योरर्स जो भी बिजनेस करते हैं उसमें लार्जेस्ट शेयर पेंशन प्लान्स कंट्रीब्यूट करते हैं, जबकि अभी हमारे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ है। पेंशन एक बड़ी इग्नोरेंट नीड है, क्योंकि एक जमाना होता था जब हमारे यहाँ पेंशन प्लान्स को गवर्नमेंट कवर कर लिया करती थी, लेकिन अब जब गवर्नमेंट ने पेंशन प्लान्स को कवर करना बंद कर दिया है, यकीन मानिएगा ये आप और मेरे सरी के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट है। चलिए आइए बात करते हैं कि क्या किया जाए। जैसे मैंने आपसे कहा, आपका एक्शन प्लान ऐसा होना चाहिए दैट यू मस्ट स्टार्ट योर डे एज अर्ली एज पॉसिबल। स्टार्ट योर डे एज अर्ली एज पॉसिबल, रीच योर ऑफिस और द मार्केट, हिट द मार्केट प्लेस एज अर्ली एज पॉसिबल, एंड डिसाइड व्हाट इज गोइंग टू बी योर मिनिमम एक्शन क्राइटेरिया फॉर टुडे। आज आप मिनिमम क्या एक्शन, क्या इनपुट क्राइटेरिया करके जाने वाले हैं, यानी कि आप कितने बिजनेस इंश्योरेंस प्रोस्पेक्ट से मिलने वाले हैं, कितने पेंशन प्रोस्पेक्ट से मिलने वाले हैं, कितने पार्टनरशिप इंश्योरेंस MWPA, कितने प्रोस्पेक्ट से आप मिलने वाले हैं। अगर आपने ऐसा कर लिया, इसके लिए आपको शुरुआत करनी होगी, जैसा मैंने आपसे कहा था, आप आपके कॉल लॉग्स को टेस्ट कीजिए। आप आपके कॉल लॉग्स को रिविजिट कीजिए कि आपने साल भर में ऐसे कौन कौन से बड़े बिजनेस इंश्योरेंस कॉल्स खोले थे जो उस वक्त क्लोज नहीं हो पाए, इसलिए आपने उन्हें छोड़ दिया। देखिए, मैं आपको ये बात बता सकता हूं, इट इज ऑलवेज इजी टू क्विट, इट इज ऑलवेज इजी टू क्विट, बट यू नेवर नो, व्हेन यू अप्रोच अ पर्टिकुलर क्लाइंट, क्या वो उस वक्त उस चीज के बारे में प्रायोरिटी से सोच रहा था। मैं बहुत सारे SMEs के साथ काम करता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं, इन तमाम SMEs के साथ एक समस्या होती है। इनके चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कंसल्टेंट्स रहते हैं वो इन्हें इनकी बुक्स में प्रॉफिट कम करने के लिए ये सलाह देते हैं कि आप बुक्स का प्रॉफिट कम कर लीजिए। अब आप सोच के मुझे बताइएगा, अगर कोई कंपनी, अगर कोई SME अपने बुक्स का प्रॉफिट कम करना चाहता है तो उसे क्या करना होगा? उसे कुछ फिक्टिशियस एक्सपेंसेस बिल्ड करने होंगे, और जब भी कोई SME अपने बुक्स में फिक्टिशियस एक्सपेंसेस बुक करेगा, उन फिक्टिशियस एक्सपेंसेस के बुक होने की वजह से उस बैलेंस शीट में उसका प्रॉफिट तो कम हो जाएगा, टैक्स कम हो जाएगा, लेकिन वो बिजनेस फिर कैश जनरेट करेगा। और जब आप अपने बिजनेस से कैश जनरेट करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपने बिजनेस की बैलेंस शीट की बैंकेबिलिटी को वीक कर रहे हैं। पार्टनर्स, आप सब लोग भी फाइनेंशियल सर्विस प्रोफेशनल्स हैं, आपको अपने कस्टमर्स को जाके, अपने SME कस्टमर्स को जाके रियल एसेट्स और फाइनेंशियल एसेट्स या रियल एसेट्स और वर्चुअल एसेट्स के बीच के डिफरेंस को समझाना होगा। रियल एसेट्स जो हैं वो आप लैंड खरीद लेते हैं, बिल्डिंग खरीद लेते हैं, कार खरीद लेते हैं, गोल्ड खरीद लेते हैं,
या और भी कोई चीज जिसको आप छू सकते हैं वो रियल एसेट होती है। लैंड इज अ रियल एसेट, प्लांट एंड मशीनरी इज अ रियल एसेट। अब आपने जब ये सारी रियल एसेट्स खरीदी, मेरा यकीन मानिए रियल एस्टेट रियल एसेट्स हैव यू नो दे हैव ऑलवेज बीन अट्रैक्टिव ओवर द इयर्स, बट द बेस्ट प्राइस इज और बट द रीजन इज और बट द फैक्ट इज दैट ऑल दीज रियल एसेट्स आर नॉट वेरी लिक्विड। यानी जब भी आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी तब आप इन रियल एसेट्स को इतने इजीली कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आप किसी कंपनी के ओनर को, अगर आप किसी ओनर को ये बात समझा पाने में कामयाब रहे कि सर ये जो आपकी लिक्विड, यानी जब भी आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी तब आप इन रियल एसेट्स को, आप जब ये किसी बिजनेसमैन को समझा पाएंगे कि जब भी आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आपकी ये रियल एसेट्स शायद आपके उतने ज्यादा काम ना आए क्योंकि इनमें लिक्विडिटी नहीं रहेगी। और रियल एसेट्स आपने अगर कैश से परचेज किए हैं तो फिर आपकी बैलेंस शीट की बैंकेबिलिटी भी आपने वीक कर ली है। अगर एक इंश्योरेंस या एक वर्चुअल फाइनेंशियल एसेट या एक फाइनेंशियल एसेट क्रिएशन के एक्सपर्ट के तौर पर आप किसी एसएमई से मिलते हैं और आप उसको ये बताते हैं कि सर ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि आप आपकी कंपनी के सारे डायरेक्टर्स के लिए एक पेंशन प्लान खरीद लीजिए। देखिए कई बार हम में से कई सारे लोग कई सारे एडवाइजर्स पेंशन प्लान इसलिए नहीं बेचते क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि पेंशन प्लान में उनकी अर्निंग हैम्पर होती है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, दिस इज नॉट द राइट मेथड टू थिंक। पार्टनर्स, अगर आप किसी शख्स को पेंशन प्लान खरीदने की एडवाइस दे रहे हैं, अगर आप एक राइट प्रोस्पेक्ट के पास जा रहे हैं तो एक तरीके का पेंशन प्लान कम से कम 1 करोड़ रुपए से आगे शुरू होगा, जहां पे बंदे को 6% जो करंट 5.58% जो करंट रेट ऑफ रिटर्न है पेंशन प्लान में, लगभग 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए से थोड़ा कम लेकिन मैं मान लेता हूं लगभग 6 लाख रुपए यानी 50,000 रुपए महीना आएगा। जिस शख्स ने इतना पैसा जोड़ के रखा हुआ हो उस शख्स को पेंशन प्लान खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली पार्टनर्स। और ये पेंशन प्लान इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये गारंटीड फिक्स्ड रिटर्न है। कई सारे लोग रिटर्न्स के लिए तो अपने खुद के बिजनेस पर डिपेंड कर ही सकते हैं, उनके बिजनेस से बेहतर रिटर्न कोई और वेरिएबल इंश्योरेंस प्लान उनके लिए नहीं ला, कोई और वेरिएबल इन्वेस्टमेंट प्लान उनके लिए नहीं ला सकता। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो मुझे लगता है हमारे साथियों ने, इंश्योरेंस के साथियों ने जनवरी फरवरी मार्च में अगर बड़े टिकट साइज क्लोज करने हैं तो उन्हें पेंशन प्लान के पास जाना पड़ेगा। और आप ये तय कर लीजिए और ज्यादा कुछ नहीं करना है, तो आपको हफ्ते में एक पेंशन प्लान ऐसे किसी व्यक्ति को पिच करना है जो आपके लिए 1 या 2 या 3 या 4 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर सकता है। आपके लिए इन द सेंस, आपके लिए नहीं, वैसे अपने खुद के लिए, लेकिन आपकी एडवाइस पर। मैं आपको पेंशन प्लान को पिच करने का एक और तरीका बताता हूं साहब। अभी हाल ही में कई परिवारों में शादियां हुई। कोरोना ने हमें ये बात सिखा दी है कि शादियां फ्रूगली यानी शादियां मितव्ययी तौर पर निपटाई जा सकती हैं। शादियों में उतना ज्यादा एक्सपेंस करने की जरूरत अब नहीं रही। कोरोना ने हमें उस बात की इजाजत भी नहीं दी, लेकिन फिर भी अगर इफ द बेटर सेंस प्रिवेल्स, अगर लोग इस बात को समझ सके आगे भी कि शादियों में कम खर्च करके कोई इज्जत कम नहीं होती, तो साहब जो शादियों का बड़ा बजट है, अगर वो किसी शख्स ने अपनी बिटिया के नाम पर पेंशन प्लान खरीदा तो ये एक पापा की तरफ से, एक पिता की तरफ से, एक फादर की तरफ से, एक डैड की तरफ से अपनी बेटी को सबसे शानदार तोहफा हो सकता है। क्योंकि जब तक आपकी तब आपने जो शादी के लिए 1-2 करोड़ रुपए खर्च करने का सोच के रखा था, जिसमें से आप मात्र 25 लाख खर्च कर पाए हैं या 50 लाख खर्च कर पाए हैं, ये 1-1.5 करोड़ रुपया आपकी बेटी के लिए जिंदगी भर के लिए एक इनकम हो जाएगी। और अगर आप इस इनकम को अपनी बेटी को तोहफे के रूप में देना चाहें तो आप उसे दे सकते हैं, और उसके बाद आपका जो कॉर्पस है वो बेटी के जो वारिस हैं, जो लीगल हेयर्स है, उनको मिल सकता है या वापस भी आ सकता है। एक कंपनी अगर पैसे इन्वेस्ट करना चाहे तो कंपनी अपने सारे डायरेक्टर्स के लिए बड़ा बड़ा पेंशन प्लान खरीद सकती है, और जब तक डायरेक्टर्स या उनका कोई भी डिपेंडेंट जिंदा है तब तक वो पेंशन प्लान उसे देते रहे। उसके बाद वो पैसा कंपनी के पास वापस आ सकता है। ठीक है, इसके अपने अपने टैक्सेशन के ट्रीटमेंट्स हैं जिनके बारे में आप अपने एक्सपर्ट से या आप मुझसे भी बाद में बात कर सकते हैं कि अंबर इसके टैक्स इंप्लीकेशंस क्या होंगे, जो मैं आपको बताना चाहूंगा। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि पेंशन प्लान्स मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लान है। अगर आप इस दौरान अपने कस्टमर्स के लिए पेंशन प्लान के रिलेवेंस को और पेंशन प्लान की मेथड्स को, पेंशन प्लान के रिटर्न्स को इस्टेब्लिश कर सके। देखिए, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। अभी हाल फिलहाल हिंदुस्तान में पेंशन प्लान में लगभग 6% यानी 5.58% का रेट प्रिवेलिंग है। वर्ल्ड पेंशन प्लान के रेट्स रेपो रेट +1% होते हैं। आने वाले कल में जब हमारा देश तेजी से
व्यवस्थाओं की तरफ जा रहा है, ये तय है कि हमारे पेंशन प्लान के रेट्स डाउनवर्ड रिवाइज होने वाले हैं। जी हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि आने वाले कल में हमारे देश में भी पेंशन प्लान के रेट्स उतने नहीं रहेंगे जितने आज हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप अपने किसी ऐसे क्लाइंट को ये बात बताना चाहते हैं जिसके लिए ये 6% का फिक्स रेट ऑफ रिटर्न इज अ वेरी हैंडसम रिटर्न, एंड ट्रस्ट मी इट इज वेरी हैंडसम रिटर्न, अगर ये अच्छा रिटर्न है तो आप उसके पास जाएं, उसे ये बात समझाएं, क्योंकि आने वाले कल में ये मसला पीएफआरडीए के सामने है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के सामने ये मसला है। हमारे देश में भी गारंटीड रिटर्न वाले पेंशन प्लान्स के दिन शायद खत्म होने वाले हैं। तो अगर आप इस दौरान 1 या 1.5 साल के अंदर, जब तक ये हो जाए, तब तक आप इस चीज को मैक्सिमाइज या ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, इज योर टर्न। मैं मेरे उन तमाम साथियों को जो शायद सेल्स वाले ना भी हैं लेकिन मेरे इस फेसबुक लाइव से जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट, राइट, MWPA। और अगर आपने कोई भी इंश्योरेंस प्लान खरीदा है, आप उस इंश्योरेंस प्लान को खरीदते वक्त अगर उस इंश्योरेंस प्लान के प्रपोजल फॉर्म पर फर्स्ट पेज में ये लिख देते कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ बाइंग इंश्योरेंस इज अंडर सेक्शन 6 ऑफ MWPA। थैंक यू नम्रता जी। अगर आप पेंशन प्लान खरीदते वक्त या अगर आप कोई भी प्लान खरीदते वक्त उस पर ये लिख देते हैं ऑब्जेक्टिव में कि इट इज फॉर the objective of buying insurance is under section 6 of MWPA, तो मैं आपको बताना चाहता हूं पार्टनर्स, अगर आप इंश्योरेंस के बायर्स हैं तो आप ये समझ लीजिए कि MWPA के अंतर्गत खरीदी गई कोई भी पॉलिसी, उसके द्वारा आपके डिपेंडेंट्स को मिलने वाले पैसे को ऑफसेट करने का कोई आदेश कोई सक्षम न्यायालय भी नहीं दे सकता। Even the courts cannot stall the payment of the money, to your legal hires and to your dependents, जो आप MWPA पॉलिसी के दौरान अपने फॉर्म में लिख देते हैं। अगर मैं आपको आसान शब्दों में इसे बताने की कोशिश करूं कि MWPA क्या है, देखिए आप सब लोगों ने अपने अपने ग्राहकों को जाकर MWPA क्या है ये समझाने की कोशिश करनी चाहिए। MWPA का मतलब यह है कि अगर मान के चलिए कोई ऐसा शख्स है, बिल्डर है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, या पॉलिटिक्स से संबंधित कोई बंदा है जिसकी संपत्ति राजसात किए जाने की संभावना है पब्लिक लाइफ में या गवर्नमेंट सर्विसेज में, कई बार ऐसे चार्जेस कई सारे इनोसेंट या कई सारे अच्छे बंदों पर भी लगते हैं जिन्हें यह कहा जाता है कि भाई आपने आपकी इनकम से ज्यादा प्रोपोर्शनेट एसेट्स इकट्ठी कर ली हैं। ऐसे केस में अगर आपकी रियल एसेट्स गवर्नमेंट ने जब्त कर ली, अगर आपकी लाइफ इंश्योरेंस प्रॉपर्टी की बात, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात की जाए तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज एन एक्शनेबल क्लेम। आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपके स्टेट का हिस्सा बनती है और सरकारी तौर पर उसे भी जब्त किया जा सकता है। लेकिन ऐसे में अगर आपकी सारी संपत्तियां किसी झूठे फरेब जब्त हो जाएं, अगर आपके पास कोई MWPA में ली हुई पॉलिसी है तो MWPA की पॉलिसी को रासात करने का अधिकार इस देश का कोई सक्षम न्यायालय नहीं दे सकता। इंश्योरेंस की MWPA पॉलिसीज को ये प्रोटेक्शन इंश्योरेंस एक्ट द्वारा दिया गया है। अब मुझे सोच के बताइए, क्या आपने कभी ये सोचा कि हमने कितने अपने बंदों को MWPA एक्ट में पॉलिसीज बताई? और ये आपके लिए एक बहुत अच्छा ओपनिंग स्टेटमेंट भी हो सकता है, क्योंकि कई बार किसी एडवाइजर के कोई क्लोज रिलेटिव्स जब इंश्योरेंस कैनवस करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, इंश्योरेंस इज एन एक्सट्रीमली नॉलेज बेस्ड बिजनेस, फाइनेंशियल एडवाइजिंग इज एन एक्सट्रीमली नॉलेज बेस्ड बिजनेस। अगर आपके किसी क्लाइंट का एडवाइजर उतना नॉलेजेबल नहीं है तो आप उस एडवाइजर को रिप्लेस कर सकते हैं, और ये उस क्लाइंट के भले के लिए भी है, क्योंकि जब भी कोई क्लाइंट अपने किसी परिचित से इंश्योरेंस खरीदता है तो उसे ऐसा लगता है कि 20 या 30% जो कमीशन मैंने पास दिया है वो मेरे किसी दोस्त को जाने वाला है। लेकिन उस क्लाइंट के लिए समझना बहुत जरूरी है कि 30% अगर आप अपने भाई या दोस्त या किसी रिश्तेदार को देना चाहते हैं, लेकिन 70% जो पैसा आपका लग रहा है, क्या वो सही जगह लग रहा है? और वो सही जगह तभी लगेगा जब आपका एडवाइजर एक क्वालिफाइड या एजुकेटेड एडवाइजर होगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको MWPA की पॉलिसीज प्रोपोगेट करनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि कोई पुरानी पॉलिसी MWPA में कन्वर्ट नहीं की जा सकती, लेकिन खुदा के लिए ऐसे मत कीजिएगा किसी क्लाइंट की पुरानी कम प्रीमियम पे चलने वाली पॉलिसी आप बंद कराएं और फिर उसको नए MWPA पे ले जाएं। पुरानी पॉलिसी चलने दीजिए। MWPA की एक नई पॉलिसी बेशक ली जा सकती है। और मैंने आपको सेगमेंट बताया, बिल्डर्स, पॉलिटिशियंस, IAS ऑफिसर्स या कई सारे लोग जिनके बिजनेस में लंबा क्रेडिट इन्वॉल्व होता है, MWPA की पॉलिसीज उनकी बहुत अच्छी पॉलिसीज हो सकती हैं। यू मस्ट ट्राई एंड पुश और मस्ट ट्राई एंड प्रपोज एन MWPA पॉलिसी टू ऑल दीज पीपल। दूसरी मैं बात करता हूं पार्टनरशिप इंश्योरेंसेस की। देखिए आजकल LLPs या ओल्ड ट्रेडिशनल क्लासिकल मेथड्स ऑफ पार्टनरशिप्स आर स्टिल एग्जिस्टिंग।
they are one of the most nimble form of business organizations. अब अगर किसी एक पार्टनरशिप में एक पार्टनर की डेथ हो जाए तो फिर पार्टनरशिप फर्म से बड़ा हिस्सा उसकी फैमिली को निकाल के दिया जाना लाजमी है उसके लीगल हायर्स के लिए। लेकिन ऐसे में यदि अगर आपने पार्टनरशिप इंश्योरेंस प्रपोज करके रखा हो, उस कंपनी के पास उस पार्टनरशिप फर्म के पास बाय सेल अग्रीमेंट हो, बाय सेल एग्रीमेंट का मतलब ये है उस फर्म में एक ये रेजोल्यूशन उनकी पार्टनरशिप डीड के थ्रू पास किया गया हो कि किसी भी पार्टनर की डेथ पे उसकी फैमिली को पार्टनरशिप का हिस्सा पार्टनरशिप फर्म को बेचना कंपलसरी है। ये सारे पार्टनर्स पे लागू होने वाला नियम है। और अगर पार्टनरशिप फर्म ने अपने पैसे में से, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी में से पार्टनरशिप इंश्योरेंस के तीनों पार्टनर्स के नाम के टर्म प्लान का प्रीमियम भरा हुआ हो, तो फिर ऐसा होने वाला है कि जो इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस फर्म जो पे आउट आप उस पार्टनर की, डिसीज पार्टनर की फैमिली को एक्सग्रेशिया के तौर पे दे सकते हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि फर्म अपना जो प्रीमियम पे करने वाली है उस प्रीमियम पेमेंट पर सेक्शन 37(1) में फर्म को डिडक्शन मिल सकता है। जिस किसी स्लैब में वो फर्म आ रही है उससे रिलेटेड उतनी अमाउंट का, उतने परसेंटेज का उनको टैक्स सेविंग भी हो सकता है। लेकिन साहब टैक्स सेविंग को आप मेन इंपॉर्टेंट चीज के तौर पे मत देखिए, ये सिर्फ बाय प्रोडक्ट है। लेकिन पार्टनरशिप इंश्योरेंस में आपको अगर किसी पार्टनर को अचानक 2 करोड़ रुपए उसकी डेथ की वजह से उसकी फैमिली को देने पड़ जाए तो ये जो मुश्किल मामला है, ये मुश्किल मामला आपका पार्टनरशिप इंश्योरेंस के माध्यम से सॉल्व हो सकता है। लेकिन पार्टनरशिप इंश्योरेंस में आपको, पार्टनरशिप इंश्योरेंस को आप की मैन इंश्योरेंस की तरह देख सकते हैं, लेकिन इसमें यह जरूरी है कि सारे पार्टनर्स के लिए लिया जाए। नंबर 1, फर्म की आपको एक फाइनेंशियल अंडरराइटिंग करानी होगी। लेकिन स्टिल मैं आपको बताना चाहता हूं, वन ऑफ द मोस्ट अनटच्ड एरियाज में से है ये, जिसे किसी ने अभी तक टच नहीं किया। मुझे पता नहीं क्यों कई सारे मेरे फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए दोस्त लोग इस बिजनेस इंश्योरेंस के फील्ड को क्यों नहीं अपनाना चाहते। हो सकता है हमारे कई सारे साथियों को ये चीजें शायद उतनी अपीलिंग ना लगती हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं बिजनेस इंश्योरेंस से जो भी आपके केसेस आएंगे ना पार्टनर, वो बड़े टिकट साइज के केसेस होंगे। और आपकी बिजनेस इक्वेशन को अगर आप जनवरी फरवरी मार्च के इस मोस्ट प्रोडक्टिव क्वार्टर को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं तो ये बिजनेस इंश्योरेंस के केसेस आपके बहुत काम आने वाले हैं। और मेरे अगर कोई बिजनेस ओनर दोस्त मुझे सुन रहे हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्चुअल फाइनेंशियल एसेट्स की लिक्विडिटी इतना बड़ा एडवांटेज होती है, वर्चुअल फाइनेंशियल एसेट्स की लिक्विडिटी इतना बड़ा एडवांटेज होती है कि आप उसे जब चाहे तब लिक्विडेट भी करा सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये आपकी बैलेंस शीट को वीक नहीं करता। अगर आप अपनी बैलेंस शीट को बैंकर के पास लेके जाना चाहते हैं तो बैंकर को समझ में आता है कि कंपनी की प्रॉफिट्स डाउन नहीं है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम करके दिखाई गई है, क्योंकि यहां पर एक वर्चुअल एसेट क्रिएट हो रही है जो इजीली लिक्विडेटेबल है या इजीली लिक्विडेबल है। तो ये जो चीजें हैं, मैं चाहता हूं आप इन तमाम चीजों को अपने अपने क्लाइंट्स तक पहुंचाएं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय और कीमैन पॉलिसीज तो जो हैं वो हैं ही, उनके बारे में मैं आपको क्या बताऊं, आप सब लोगों को उनके बारे में पता ही है। लेकिन आइए मैं बात करता हूं, मुझे सोच के बताइएगा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई बड़ा कॉल क्लोज करना चाहते थे और उस बड़े कॉल को क्लोज करने के लिए आप 2 या 4 बार गए और उसके बाद जब नहीं आया तो आपको ऐसा लगा कि यार ये कोई फायदे का सौदा नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पर तो मेरे बार बार चक्कर लग रहे हैं। नम्रता जी कह रही हैं आई थिंक टू मच ऑफ अंडरराइटिंग दैट्स व्हाई पीपल डोंट टेक इंटरेस्ट। नम्रता जी, एक इंश्योरेंस सेलर के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोगों को भी जेन्युइनली टू मच ऑफ अंडरराइटिंग में इंटरेस्टेड होना चाहिए, क्योंकि हर वो कंपनी जो पॉलिसी अंडरराइट करते वक्त बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस लगाएगी, वो क्लेम देते वक्त नखरा नहीं करेगी। और जो कंपनी इजीली आपके लिए पॉलिसी इशू कर देगी, उसके बाद शायद उनको क्लेम के वक्त टू मच ऑफ अंडरराइटिंग करना पड़े। तो मैं आपको बताना चाहता हूं एक इंश्योरेंस एडवाइजर के तौर पर, यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट द फैक्ट कि अगर कोई कंपनी टू मच ऑफ अंडरराइटिंग कर रही है, आई थिंक यू शुड बी ओके विद इट। आपको इससे खुश होना चाहिए, क्योंकि ये वो कंपनी है जो शायद आपको आगे क्लेम देते वक्त नखरे ना करे। सो दैट्स माय टेक ऑन इट नम्रता जी। आई थिंक यू शुड अग्री विद दिस, राइट? अगर आप अग्री करते हैं मेरे साथ, जो भी मेरे इंश्योरेंस वाले दोस्त जुड़े हैं, मुझे बताइए कि आप इससे अग्री करते हैं या नहीं करते। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। देखिए, ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं, ये बातें वो बातें हैं जो सिर्फ इंश्योरेंस के सेलर्स पर अप्लाई नहीं होती। अगर आप किसी भी इंडस्ट्री के सेलर हैं तो आपको एक बात, अभी जब आप जनवरी फरवरी मार्च के इस पूरे पीरियड को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं किसी भी बिजनेस के लिए, ये फाइनेंशियल ईयर एंड वाला पीरियड है, आपके टारगेट्स को आप चेज कर रहे होंगे, आपके नंबर्स को आप चेज कर रहे होंगे।
देखिए, हम में से कई सारे लोग जब किसी कस्टमर के पास जाते हैं तो हम उसे ढेर सारे एडवांटेज गिनाने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली ना, किसी भी कस्टमर से वाकई बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता। लेट मी टेल यू, नो कस्टमर इज इंटरेस्टेड इन डिराइविंग too many advantages from just one or one of the purchase decisions that he is going to take. किसी भी कस्टमर को एक परचेस डिसीजन से बहुत सारे एडवांटेज लेने की इच्छा हकीकत में नहीं होती, लेकिन अगर आप एक सुपर स्पेसिफिक बेनिफिट किसी कस्टमर को बता सकें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट होने वाला है। आपको यह तय करना पड़ेगा कि जब भी आप किसी कस्टमर के पास जा रहे हैं तो आपके हिसाब से उस कस्टमर के लिए आपके प्रोडक्ट आइडिया का या आपके सर्विस आइडिया का या मोर इंपॉर्टेंटली आपके सॉल्यूशन आइडिया का सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या है। अगर आप चाहते हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स के बारे में हम बात करें तो मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। आप अगर जाएं तो आप एक कॉन्सेप्ट को इंटरनेट पर और पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। इसे कहते हैं फैब। फैब का मतलब होता है फीचर, एडवांटेज एंड बेनिफिट। अगर आप फीचर, एडवांटेज और बेनिफिट के इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएं, मैं आपको बताना चाहता हूं आपके प्रोडक्ट में बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं। किसी भी कस्टमर को किसी भी प्रोडक्ट के फीचर से कोई लेना देना नहीं होता अनलेस एंड अनटिल उस प्रोडक्ट का वो कोई जो फीचर जो आप डिस्कस करना चाह रहे हैं वो किसी भी कस्टमर के लिए कोई स्पेसिफिक बेनिफिट लेके आता है। आप पूछेंगे मुझसे, अंबर बेनिफिट और एडवांटेज में क्या फर्क है? देखिए, किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस से, किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस से अगर कोई जेनेरिक एडवांटेज है, कोई जेनेरिक रिटर्न है, तो वो जेनेरिक रिटर्न एडवांटेज कहा जा सकता है। लेकिन अगर किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस से कोई ऐसा स्पेसिफिक एडवांटेज है जो किसी इंडिविजुअल को है, तो फिर आप उसे बेनिफिट कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप किसी शख्स को ये कह सकते हैं कि सर दिस पर्टिकुलर product, let us say, you're talking about, you're trying to sell a MacBook. So when you say, sir, the feature is that it boots in less than 13 seconds. So this is an advantage. But the benefit is for somebody who's very busy or who does software, who's kind of going to use this machine in order to control some automatic process somewhere. So you can actually then tell him, sir, the advantage to you is that it does not even lose a nanosecond while executing your instruction. Now this is the benefit to a particular person, but this advantage may not be an advantage to somebody who does not really bother about time. तो अगर आप किसी शख्स को ये कहना चाह रहे हैं कि सर ये प्लान आपके लिए इसलिए अच्छी, सर इस प्लान का एडवांटेज ये है कि ये हर किसी एज ग्रुप के लिए लिया जा सकता है, लेकिन सर आपके लिए इसका बेनिफिट ये है कि जो आपका न्यूली बॉर्न बेबी है सर वो भी इस प्लान के लिए एलिजिबल है, या सर जो आपके 70 इयर्स ओल्ड फादर है वो भी इस प्लान के लिए एलिजिबल है। जब आप इस तरह की स्पेसिफिक बातें करें तब कस्टमर को फायदा होता है। अगर आप किसी कस्टमर को ये कहना चाह रहे हैं कि सर इसका आपके लिए क्या बेनिफिट है, आपको वो बेनिफिट एडवांस में पार्टनर्स सोच के रखना पड़ेगा, बिकॉज अनलेस यू एग्जैक्टली नो व्हाट इज द बेनिफिट दैट योर प्रोडक्ट इज गोइंग टू ब्रिंग टू द कस्टमर, बाकी सारी जानकारियां जो आप अपने कस्टमर्स को देने वाले हैं, दे आर जस्ट एन इंफॉर्मेशन, एंड does not really push a person to act. So just tell your customer that one benefit which your life is going to have. जैसे मैंने आपसे कहा था कि हमने गारंटीड सेल सक्सेस नाम का हमारा एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि गारंटीड सेल सक्सेस का एक एडवांटेज क्या है, अगर आपकी टीम में कोई भी नया एडवाइजर है या आप खुद नए एडवाइजर हैं या आप एक बिजनेस ओनर हैं जो अपनी कंपनी के सेल्स वाले लोगों को ट्रेन करना चाहते हैं, तो आपके लिए गारंटीड सेल सक्सेस का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि गारंटीड सेल्स सक्सेस के कोर्स को अटेंड करने के बाद आपकी सेल्स टीम का बंदा या आप खुद या आपकी टीम का कोई नया एडवाइजर, ट्रस्ट मी, विल बी सुपर चार्ज्ड। उसे जबरदस्त सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलेगा। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर सेल्स करते वक्त किसी भी बंदे का खुद का कन्विक्शन बहुत ज्यादा है कि वह सेल्स का काम कर सकता है, इनफैक्ट उसे सेल्स के काम में मजा आने वाला है, तो आप पाएंगे कि वो बंदा वाकई कामयाब होगा। बट इन केस इफ द पर्सन इज इन द स्टेट ऑफ सेल्फ डाउट, अगर बड़े सेल्फ डाउट वाले अगर किसी कंडीशन में है, तो शायद मैं आपको ये कह सकता हूं कि कामयाबी थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है। तो इस तरह का क्या वो एक स्पेसिफिक चीज है, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि अगर आप हमारा गारंटीड सेल्स सक्सेस का फाउंडेशनल प्रोग्राम करते हैं जो बिगिनर्स के लिए है, इंटरमीडिएट प्रोग्राम करते हैं जो एस्टेब्लिश एडवाइजर्स के लिए है, तो आपके थॉट प्रोसेस में एक जबरदस्त चेंज आने वाला है।
आपके कस्टमर्स के सामने जब आप बात करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। क्या आप अपने किसी कस्टमर को एग्जैक्टली ऐसा कोई स्पेसिफिक पॉइंट बता सकते हैं कि आपके आपके इस प्रोसेस को, आपके प्रोडक्ट को खरीदने के बाद या आपके साथ ये बिजनेस डील करने के बाद आपके कस्टमर को क्या फायदा होने वाला है? यू एक्चुअली नीड टू गिव दिस स्पेसिफिक स्टफ टू योर customers. Other than that, what I would really suggest is, at this point in time, your purpose should be reconnecting with all your old prospects and not just being pushy with them. जनवरी, फरवरी, मार्च, देखिए आपके जितने भी प्रोस्पेक्ट्स हैं, उन प्रोस्पेक्ट्स की मैं अगर बात करूं जिन तक आप पहुंचे हैं, और उन प्रोस्पेक्ट्स की भी बात करूं जिन तक आप नहीं पहुंच पाए, ये जनवरी, फरवरी, मार्च का वो टाइम है जब ये सारे बंदे लोग एक्चुअली आपके कॉल्स या अपने बिजनेस डिसीजन को या अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को फाइनलाइज करने वाले हैं। तो अगर आप उन तक पहुंचेंगे तो शायद आप उस रेस में शामिल हो पाएंगे, लेकिन अगर आप उन तक नहीं पहुंच रहे हैं तो फिर आप उस रेस में शामिल नहीं है। इसलिए कई बार हमारे कई सारे सेल्स वाले जो दोस्त हैं वो किसी एक कॉल पर अटक जाते हैं, उन्हें इस कॉल को मैं क्लोज करने के बाद ही आगे बढ़ूंगा। मेरे ख्याल से देखिए आप सबका काम, ऐसा कहते हैं ना कि इंश्योरेंस इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ सॉलिसिटेशन, यानी इंश्योरेंस आप सिर्फ किसी बंदे को या बंदी को या किसी प्रोस्पेक्ट को कैनवस कर सकते हैं, आप उन्हें बेच नहीं सकते, क्योंकि प्रपोजल फॉर्म इंश्योरेंस जो बंदा खरीदना चाहता है उसने फिल करना है। वो आपके अंडरराइटर को प्रपोजल देगा, और अगर अंडरराइटर को समझ में आया तो शायद फिर ये पॉलिसी इश्यू की जा सकती है। लेकिन इस वक्त मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप इश्यूएंस को जनवरी, फरवरी, मार्च में अभी एटलीस्ट बहुत ज्यादा तवज्जो मत दीजिए। आप जाइए, मिलिए लोगों से, और अगर आपके बंदे ने पॉलिसी लेनी है या अगर आपके बंदे ने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स का डिसीजन लेना है तो वो आपके फेवर में तभी लेगा जब आप उससे मिल पाएंगे। तो इस वक्त बहुत ज्यादा मत सोचिए कि यार इस बंदे ने क्यों नहीं लिया, क्यों लिया, बल्कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप बंदों तक पहुंचे या ना पहुंचे, ऐसे शख्स जरूर हैं जो इन 3 महीनों में एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन लेने वाले हैं। Now, whether you get it or not will depend on whether you reach them or not. So at this point in time, just do exhaustive calling. Trust me, do exhaustive calling. ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलते रहिए। भगवत गीता के श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन में पूरा भरोसा रखिए। आपका काम है कर्म करना, और अगर किसी शख्स की रिक्वायरमेंट होगी तो वो जरूर क्लोज करेगा। आप किसी शख्स को पुश मत कीजिएगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आप उसे उसका डिस्टिंक्टिव एडवांटेज जितना स्मार्टली बताएंगे, स्मार्टली आप किसी बंदे को ये बता पाएंगे कि उसके लिए इसका डिस्टिंक्टिव बेनिफिट क्या है, उसका क्या सबसे बड़ा फायदा आपके साथ के इस डिसीजन को लेकर होने वाला है, तो शायद आपके लिए इस इंश्योरेंस को क्लोज करने का इससे ज्यादा मुफीद मौका, इससे ज्यादा परफेक्ट मौका नहीं हो पाएगा। और इंपॉर्टेंट, आप अगर थोड़ा सा अपना नॉलेज फाइनेंशियल कंसेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग पे लगाएंगे, जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि कई सारे जब बिजनेस ओनर्स अपनी बैलेंस शीट में कुछ प्रॉफिटेबिलिटी कम करने के लिए कुछ फिक्टिशियस एक्सपेंसेस बिल्ड करना चाहते हैं, ऐसे में अगर आप लोगों ने पहुंच के ये बता सकें कि यार फिक्टिशियस एक्सपेंसेस बिल्ड करने की जगह आप क्यों नहीं कोई वर्चुअल एसेट क्रिएट करते, इसकी आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप ये अंडरस्टैंडिंग ले पाए तो शायद दिस कैन एक्चुअली बी अ वेरी लाइफ चेंजिंग स्टफ, नॉट ओनली फॉर यू बट फॉर योर बिजनेस एसएमई कस्टमर्स एज वेल। तो एक्शन प्लान ये है भैया, जल्दी शुरू कीजिए, मिनिमम एक्शन क्राइटेरिया तय कीजिए, अपने लिए हर दिन का एक माइलस्टोन तय कीजिए। डिसाइड दैट व्हाट इज गोइंग टू बी योर माइलस्टोन। आज आप क्या अचीव करना चाहते हैं, और देखिए जब तक वो अचीव ना करें तब तक दिन क्लोज ना कीजिए। हो सकता है कि आपका दिन 12 या 13 घंटे का हो। मैं आपको सूचित करना चाहता हूं इस कार्यक्रम के माध्यम से बड़े ही फख्र के साथ कि मेरी वाइफ जो आप लोगों की तरह फाइनेंशियल सर्विसेज के बिजनेस में है, लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस में है, उन्होंने अपने पहले ही साल में $1 मिलियन राउंड टेबल MDRT क्वालिफाई किया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो मुझे लगती है वो उनकी ग्रिट है, वो उनकी जो डेडिकेशन था उसकी वजह से उन्होंने किया है। एंड शी इज a 49 years lady. Trust me, ladies and gentlemen, 49 years of age. She started at 48. So if she can do it, all of you can do it. Anybody who has the ability to, be mentally very gritted, somebody who can be mentally very strong, somebody who is not willing to give up. अगर आप उन लोगों में से है, इस बिजनेस को जनवरी, फरवरी, मार्च में बहुत जबरदस्त तरीके से आगे ले जा पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपको और भी किसी टिप की, और भी किसी एडवाइस की, कोई स्पेसिफिक चीजों की जरूरत है,
तो आप मुझे बेशक बता सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए अपना नंबर शेयर करना चाहता हूं। पार्टनर्स, मेरा जो नंबर है वो आप लोग पहले भी मैं प्रोग्राम में शेयर किया है। मेरा नंबर है 7007748705। डू यू वांट मी टू रिपीट? यस, 7007748705 ये मेरा नंबर है। आप इस पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और जनवरी, फरवरी, मार्च के इस मुकद्दस से महीने में, जो इंश्योरेंस सेलर्स के लिए सबसे मुकद्दस महीना है, मैं चाहता हूं आप इसको आइए अब आखिरी 10 मिनट जो हमारे पास बचे हैं, मेरे पास 3-4 सवाल हैं, मैं इन सवालों का जवाब दे दूं। मैं मेरे पहले मित्र रोहित निगम जी, उन्होंने मुझसे पूछा था कि अंबर सर, व्हेन योर कस्टमर कंटिन्यूअसली सेज नो एंड यू आर डाउन एंड आउट, हाउ डू यू रिकलेक्ट योरसेल्फ? नम्रता जी, थैंक यू फॉर विशिंग रिश्बा, आई विल पास ऑन योर विशेस टू हर। लेकिन रोहित, मैं आपको बताना चाहता हूं, पार्टनर्स थी, मैंने शायद पहले भी आपसे बात किया होगा, आपने लाइफ में अगर ईसीजी देखा हो तो पार्टनर्स ईसीजी की जो लाइंस है वो अप्स एंड डाउन्स वाली होती हैं। और जिस दिन ये ईसीजी की लाइंस अगर स्ट्रेट लाइन की तरह हो जाएं तो शायद इसका मतलब है कि जिंदगी खत्म है। तो पार्टनर्स, यू विन सम, यू लूज सम। आपने अभी देखा होगा कि हमने ऑस्ट्रेलिया में पहला टेस्ट मैच फर्स्ट इनिंग लीड के बावजूद भी बुरी तरह से हारा, क्योंकि हम लगभग 36 रन, लगभग नहीं यार, एग्जैक्ट 36 रन पे सेकंड इनिंग में ऑल डाउन हो गए। अगर टीम इंडिया अपना मोराल लूज कर देती तो सेकंड इनिंग में हमने जो ऑस्ट्रेलियंस पे एकदम थंपिंग विक्ट्री दर्ज की, शायद वो हम नहीं कर पाते। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अप्स एंड डाउन्स की चिंता मत कीजिए, चलते रहिए। एक साहब है, वो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं हर तरफ खुश्क मिले जमी, ऐसा नहीं कि हर तरफ खुश्क मिले जमी, प्यासे जो चल पड़े हैं तो दरिया भी आएगा। तो निगम साहब, और कोई विशेष सवाल हो आपका तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। राइट पार्टनर? ऑलराइट, थैंक यू। मनीष जी मुझसे पूछते हैं कि अंबर जी, ये CAGR क्या होता है? मनीष भाई, मुझे एक मिनट दीजिएगा। मनीष भाई, CAGR का मतलब होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। इसे कई लोग क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट भी कहते हैं। देखिए, कई सारे जो आपके इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, उन इन्वेस्टमेंट्स का जो आपका रिटर्न होता है वो फिक्स रिटर्न होता है। यानी अगर आपने FD में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो जो FD का रेट ऑफ रिटर्न है वो आपका फिक्स रिटर्न है। आप उसे 1 साल में देखें, 2 साल में देखें, हर साल अगर आपको 8-8% मिलना है तो 8-8% मिलना है। लेकिन अगर मान के चलिए आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया, तो जब आपने गोल्ड खरीदा तब गोल्ड की कीमत मान लीजिए 38,000 थी और आज 52-55 हजार रुपया है। इन दिनों के दौरान आपने एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट क्या पाया है? क्योंकि ऐसा नहीं कि गोल्ड की सीधी स्ट्रेट लाइन ऐसी ग्रोथ है, गोल्ड की भी ग्रोथ ऊपर नीचे होती है, कभी बढ़ा, कभी घटा, कभी ज्यादा बढ़ गया, कभी ज्यादा घट गया। तो बेसिकली CAGR ये एक मेथड है जिसके जरिए आप ये चेक कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट्स में आपको अभी तक क्या रिटर्न आए हैं। लेकिन चूंकि मैंने आपसे पहले ही कहा, CAGR ये पास्ट के रिटर्न आपको बता सकता है कि आपने पास्ट में क्या अर्न किया है। पास्ट में मिलने वाला CAGR फ्यूचर के किसी भी रिटर्न की कतई गारंटी नहीं देता। लेकिन हाँ, ये CAGR एक बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, क्योंकि इक्विटी में आप CAGR की बात करेंगे, गोल्ड में आप CAGR की बात करेंगे, रियल एस्टेट में आप CAGR की बात करेंगे। सो ऑल दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। और अगर आपको ऐसा लगता हो कि आप सब लोग फाइनेंशियल मैथमेटिक्स पे कोई सेशन अटेंड करना चाहते हैं तो मुझे जरूर बताइएगा। मैं बहुत जल्दी एक फाइनेंशियल मैथमेटिक्स पर एक ऑनलाइन लेके आने वाला हूं, जो बहुत ही नॉमिनल इस किसी इन्वेस्टमेंट के साथ होगा। और मैं नॉमिनल इन्वेस्टमेंट्स की बात इसलिए करता हूं क्योंकि व्हेन यू नॉर्मली डू एनीथिंग एनीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, यूजुअली पीपल डोंट रियलाइज द वैल्यू। So very soon I'm going to come up with an online session on financial mathematics जहां मैं आपको CAGR, ROI, ROE और नेट रिटर्न, XIRR, IRR, नेट यील्ड, इन तमाम चीजों पर आपके साथ बात करूंगा। सो आई होप मनीष भाई, मैंने आपके सवाल का जवाब दिया। अगला सवाल मेरे एक ग्रुप में कोई मैडम अलका जी जुड़ी हुई हैं। अलका जी पूछती हैं कि
सर क्या हमें आपकी तरफ से कोई ऐसे टूल्स मिल सकते हैं जो हम इस्तेमाल करें और हमारा फायदा हो? जी हाँ अलका जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आपको मैं, अगर आप मेरा फाइनेंशियल मैथमेटिक्स वाला सेशन अटेंड करेंगी तो मैं आपको एक एक्सेल बेस्ड ऐसा टूल देने वाला हूं जो आपकी बड़ी सारी फाइनेंशियल प्लानिंग की लाइफ को बड़ा आसान बना देगा। ये टूल बेसिकली 3 चीजों के बारे में बात करता है। आप सब अग्री करते होंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग तो सिर्फ 3 स्टेप्स का प्रोसेस है। पहले आप पता करिए कि आपके कस्टमर की आज की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है, उसे फुलफिल कीजिए, जो शायद रिस्क ओरिएंटेड हो सकती है। आपके कस्टमर की फ्यूचर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है, मान के चलेगा उसे बच्चे की एजुकेशन के लिए उसे फॉरेन भेजना है, तो उसकी जो फ्यूचर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है जो शायद 18 साल दूर है, उसकी आज की वैल्यू क्या है। अगर मान लीजिए फॉरेन एजुकेशन की आज की वैल्यू 35 लाख रुपए है, तो आप फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पर उसे आपको ये कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा कि जो चीज आज 35 लाख रुपए की है वो आज से 18 साल बाद कितने की होने वाली है। इसके लिए आपको एजुकेशनल इन्फ्लेशन निकालना पड़ेगा, जिसके लिए आपको CAGR वाले फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो जब आप उसके लिए फ्यूचर की रिक्वायरमेंट निकालेंगे, फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे, मान के चलिए जो 1 करोड़ 40 लाख रुपए के लगभग आ रही है, तब आपको उसे आज बताना पड़ेगा कि अगर आपको 18 साल बाद 1 करोड़ 40 लाख रुपए चाहिए आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए, या 6 करोड़ रुपए चाहिए आपके रिटायरमेंट के लिए, तो आज आप सिंगल शॉट कितना इन्वेस्टमेंट कर दीजिए एक्स रिटर्न पर, या इसी एक्स रिटर्न पर आपको 15 साल कितने पैसे हर साल रखने पड़ेंगे कि आप अपना इन्वेस्टमेंट गोल पूरा कर सकें। तो हाँ, आई एम प्लानिंग, मैं आप लोगों के लिए एक इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल प्लानिंग को ईज आउट करने के लिए, ईजी बनाने के लिए, आपके कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग को ईजी बनाने के लिए एक टूल आपके लिए लेके आ रहा हूं, जिसको आप मेरे फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑनलाइन सेशन में अगर मेरे साथ जुड़ते हैं, जहां पर मैं फाइनेंशियल मैथमेटिक्स की बात करने वाला हूं, आपको जरूर फायदा होगा। So let us take the last question. There are a few more questions that I have. Amber, people don't trust life insurance. What to do? Well, I don't take the name. Is a very close friend of mine. Sweetheart, if people don't trust life insurance, that's why you and me are here. Trust me. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं. पार्टनर्स, इंश्योरेंस ऐसा प्रोडक्ट है जिसको तब खरीद लेना चाहिए, आप अपने कस्टमर को बता सकते हैं, उसे तब खरीद लेना चाहिए जब आपको इसकी जरूरत महसूस ना हो। आई रिपीट, नंबर 1, लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट इंश्योरेंस ऑफ लाइफ, इट इज इंश्योरेंस ऑफ लाइफस्टाइल। यू मस्ट बाय इट व्हेन यू डोंट नीड इट, बिकॉज यूजुअली व्हेन यू नीड इट यू वोंट गेट इट। अब अगर आप अपने आप में इस चीज में भरोसा रखते हैं, मैं अक्सर लोगों को कहता हूं, वी आर नॉट लाइफ इंश्योरेंस सेलर्स, वी आर लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर्स। वी आर लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर्स। And when I say we are life insurance advisors, it simply means, boss, don't sell, yaar, educate people, no? Just educate people. Just educate people in terms of, what can life insurance do for them? And leave it to them. In case if they really, really believe that, life insurance is going to solve their problem. बट मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप लोगों को वाकई ये बता पाए कि इंश्योरेंस उनके लिए क्या करने वाला है। देखिए, when you are in financial comfort, there are a lot of people who are there with you, but when you are in financial discomfort, very few people are there going to be there with you. And life insurance policy is that friend of yours who actually helps you build your financial comfort in those times when you are expected to be uncomfortable, है ना? और साहब देखिए, अगर आप किसी भी शख्स को सही तरीके से कोई चीज समझा पाए तो शायद आप इस बारे में कामयाब होंगे। और मुझे नहीं लगता कि दुनिया में किसी भी आदमी को इंश्योरेंस अपीलिंग लगने वाला प्रोडक्ट होता है, बिकॉज आप लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए देते हैं और बदले में आपको कागज का टुकड़ा मिलता है। लेकिन अगर कोई शख्स इंश्योरेंस को इन द रियल सेंस ऑफ इट्स एडवांटेज समझ पाए या समझ पाए, तो मैं नहीं मानता कि दुनिया की कोई भी ताकत, दुनिया का कोई भी शख्स कभी भी लाइफ इंश्योरेंस जैसे अमेजिंग ऑप्शन को ना कहने वाली है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि अगर आपकी जिंदगी में एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर आपके यंग एज में जुड़ जाए, और मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं पार्टनर, कि आप एक बार मुझे 1-on-1 कॉल कीजिए, आप मुझे कुछ स्पेसिफिक चीजें बताइए, फिर मैं आपके साथ स्पेसिफिक्स पर बात करता हूं। बट आई एम स्टिल टेलिंग यू, लाइफ इंश्योरेंस इज अ प्रोडक्ट विच एक्चुअली हेल्प्स यू एड्रेस योर लाइफस्टाइल, नॉट लाइफ। मौत तो जिंदगी में तय है, लेकिन किसी कमाने वाले शख्स की मौत के बाद किसी परिवार की जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो एक पर्टिकुलर लेवल के बिलो ना जाए, इसी की जिम्मेदारी आपकी और हमारी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, नए साल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।
और नए साल में हमारा स्मार्ट सेलिंग सॉल्यूशंस का ये पहला एपिसोड था जिसे मैंने डेडिकेट किया था लाइफ इंश्योरेंस के सेलर्स को। दोस्तों, अगर आप किसी चीज के सेल्स के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप अगर चाहते हैं मैं आपके स्पेसिफिक कोई बात करूं, आपके सेक्टर के स्पेसिफिक्स को जवाब दूं, तो आप मुझे मेरे इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, गारंटीड सेल सक्सेस सुपरस्टार्स, GSS सुपरस्टार्स, जिसकी लिंक आपको आज इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने की लिंक में ही मिली होगी। प्लीज मुझे ज्वाइन कीजिए, मुझे बताइए कि आपको क्या चाहिए। मैं जो ये मेहनत कर रहा हूं, ये सब आप ही लोगों के लिए कर रहा हूं। आपकी कामयाबी मेरी कामयाबी है, और अगर आप डर रहा है, उसे सेल्स में वैसी कामयाबी नहीं मिल रही जैसी कामयाबी उसे मिलनी चाहिए, तो प्लीज उसे मेरे प्रोग्राम गारंटीड सेल सक्सेस के बारे में बताइए, जो www.ambararondekar.com पर जाकर ज्वाइन किया जा सकता है। फॉर नाउ, this is bye bye from Ambar Arondekar. Thank you so much for joining in. It was pleasure being with you guys, and once again wishing you an extremely happy and healthy new year. Bye bye. See you. Thank you so much for being here on this show called the Smart Selling Solutions by Ambar Arondekar. Looking forward to see you again after 15 days. Until then, goodbye.